हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम यूपीएससी सीएपीएफ जो एग्जाम है उसके 2016 से लेके 2025 तक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें 2016 का मतलब कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये 10 साल के पीवाईक्यू 10 साल के ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनका अगर आप एग्जाम से पहले डिस्कशन करके सुन भी जाते हो, आपने या तो किया ही होगा और किया होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि ट्यूशन रिपीटेशन होता है, दूसरा आपके जो कंसेप्ट हैं जो आपने अभी तक तैयार किए हैं उनको पुश मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वैसे भी बहुत ही नेसेसरी है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे लो आप, उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में टीचर्स भी बहुत सजेस्ट करते हैं कि जितने हो सके उतने आप एनालिसिस करके जाओ। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 125 क्वेश्चन से लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट करेंगे हम थोड़ा तीव्र गति से, मतलब थोड़ा जल्दी करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा एक बृहस्पति मंगल ग्रहों के बीच में संबंधों को सही सही दर्शाता है? क्योंकि इसमें देखो 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं और रिलेशन पूछ रहा है ग्रहों के बीच में, और इस डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इसको समझने का है, वो ग्रह हैं, एक है पूरा अंतरिक्ष हो गया, ब्रह्मांड हो गया, उसमें है ग्रह, सौरमंडल मान लो एक सौरमंडल है, सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब 8 ग्रह हैं। तो क्योंकि सारे ग्रह अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन है किसका पार्ट? वो अंतरिक्ष का पार्ट है, सौरमंडल का पार्ट है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन अलग अलग हैं, और किसके अंदर है? सौरमंडल के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, ये कथन दे रखा है। तो इसका निष्कर्ष दिया हुआ है सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। देखो इसमें कहा गया है खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, केवल खिलाड़ी जो होते हैं ना वो स्वस्थ होते हैं। हमें सिर्फ उतना ही सोचना है जितना स्टेटमेंट में दिया है, एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है। तो देखो इसमें बोला सभी स्वस्थ होते हैं, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो खिलाड़ी हो ही हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा मोहन स्वस्थ है, चूंकि इसमें दिया हुआ है कि जो खिलाड़ी होते हैं ना और वो स्वस्थ होते हैं, और मोहन क्या है? खिलाड़ी है, तो क्या हो जाएगा? मोहन भी स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें इसका आंसर भी ए हो जाए, सॉरी इसका आंसर भी बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 केवल निष्कर्ष 2 अनुगमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल में, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? मतलब जो अलग अलग मंडलें पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है ना वायुमंडल में, जैसे समताप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल। तो सबसे ज्यादा जो आयनों की सांद्रता होती है ना वो कहाँ पे पाई जाती है? तो क्योंकि समताप मंडल में तो ओजोन लेयर के लिए फेमस है। तो क्षोभ मंडल जो भी वायुमंडलीय घटनाएं जो भी होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बहिर्मंडल ये तो बाहर का हो जाता है, आउटर प्लेनेट, जिसमें सारे उल्कापिंड वगैरह वगैरह सारी घटनाएं होती हैं। इसका जो आंसर है ना, सही आंसर वो है थर्मोस्फीयर, तापमंडल। बाह्य वायुमंडल जो है इसमें यह है आयनों की सबसे ज्यादा सांद्रता होती है, इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शहरों में से किस एक में तापमान का वार्षिक परिसर अपेक्षाकृत अधिक होता है? मतलब जो वर्ष में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना उसका डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्योंकि कुआलालंपुर श्रीलंका, नई दिल्ली भारत, शंघाई चाइना से, और उलान बतार जो मंगोलिया है उससे रिलेटेड है। क्योंकि ये जो उलान बतार है ना ये इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे शुष्कतम या फिर ठंडे क्षेत्रों में से एक है, मतलब यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उलान बतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जलवायु की प्रकार कैसे, इसको प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसको सम्मिलित करने से संबंधित है। क्योंकि इसके बारे में डिटेल से डिस्कशंस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोपेन का जलवायु सिद्धांत आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से उसमें डायरेक्ट दिया हुआ, अच्छे से चैप्टर दिया हुआ, तो उससे समझ सकते हैं। तो जिसका आंसर है ना वो है सी, इसका आंसर है। मतलब कि AW मिलता है सीधा जाके अमेजोन के जंगलों से, और AF जो मिलता है वो मिलता है अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका विश्वतीय जो जलवायु है उससे। जो CS है ना वो मिलता है सेमीरिड भारतीय उपमहाद्वीप से, और AM मिलता है A से, मतलब इसका आंसर C है। इसको डिटेल्स में आप एनसीईआरटी क्लास से भी पढ़े होंगे या पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो केवल PY को डिस्कशन से संबंधित है तो ज्यादा लेंथ का ध्यान हमें रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामसर अभिषेक में भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण में विवेकपूर्ण का उपयोग से संबंधित है। तो जो रामसर कन्वेंशन अभिषेक, जो कि रामसर का ईरान की एक सिटी का नाम है, जहाँ 1971 में क्या हुआ था, 2 फरवरी के दिन एक रामसर सम्मेलन हुआ था। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो है वेटलैंड, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। अब आपको ना क्वेश्चन बताना है, टाइप करना है कि वर्तमान में मतलब 2026 की बात चल रही है अभी तक, या फिर अभी आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो तब तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट है। क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ, अभी है 100 हो चुकी हैं भारत में, एशिया की सबसे ज्यादा हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नदियों निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वतमालाओं के बीच से बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जो नदी बहती है ना, पश्चिम की तरफ बहती है, वो है आंसर नर्मदा। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गी की पदानुक्रम है, मतलब सीक्वेंस से लगा हुआ है पदानुक्रम। तो इसका जो आंसर है मतलब किस किस में संबंध पहुंच रहा है, तो जगत में, संघ में, गण में, वंश में, कुल में, वर्ग में, जाति में, इसमें संबंध पहुंच रहा है। इसमें सीक्वेंस में कौन सा लगा हुआ है, तो बिना किसी देरी के आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, डी है। वो है मतलब कई सारी जातियों के बाद, इस जातियों के बाद आता है वंश, कई सारी जातियों, और एक वंश में कई सारी जातियां होती हैं। जैसे कुल में कई सारे वंश होंगे, इसी प्रकार गण में कई सारे कुल, कई वर्गों में जो वर्ग है ना, एक वर्ग में कई सारे गण होते हैं, और कई सारे वर्ग अगर मिल जाएं तो क्या बन जाता है, एक संघ, और कई सारे संघों को मिलाकर जगत बन जाता है, ब्रह्मांड बन जाता है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो डीएनए की उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग के द्वारा थल समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल एवं विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो है बायो रेमेडिएशन, जैविक उपचार बोलते हैं। जो प्रदूषण फैल जाता है ना पानी जैसे तेल जैसे जल विलायकों में, इन प्रदूषकों को हटाने के लिए बायो रेमेडिएशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटती हुई आर्द्रता के द्वारा और घटती हुई प्रकाश की तीव्रता के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है। मतलब जो इवेपोरेशन है ना, वाष्पोत्सर्जन की दर, उसके बारे में पूछ रखा है कि वो अगर आर्द्रता घटती है ना तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है कैसे, क्योंकि अगर वायुमंडल है उसमें आर्द्रता जितनी है वो कम हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि वायुमंडल को और ज्यादा आर्द्रता की आवश्यकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है ना, जल ऊपर जो वाष्प के रूप में बन के जा रहा है, उसकी गति, वो मतलब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी वाष्पोत्सर्जन की, अब ज्यादा पानी वाष्पोत्सर्जित होगा। वहीं अगर प्रकाश की तीव्रता कम होती है, क्योंकि अब ये तो है ही कि जल जब वाष्प बनता है तो उसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अब प्रकाश की तीव्रता ही कम हो रही है तो ये घट जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता में वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है, और यदि आर्द्रता घटती है तो वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता बढ़ती है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टीकाकरण से क्या होता है, टीकाकरण से क्या होता है ये पूछ रहा। तो शरीर में ऐसे पदार्थ अंतक्षिप्त इंजेक्ट करना जो शरीर को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए उद्दीपन करते हैं। बी स्टेटमेंट कहता है शरीर में ऐसे पदार्थ अंतक्षिप्त करना जो शरीर को प्रतिजन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कहता है किसी रोग मुक्त करने के लिए एक कॉलोनी प्रतिरक्षकों का उपयोग करना, और दूसरा लास्ट जो ऑप्शन है किसी रोग से रोग मुक्त करने के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग करना। क्योंकि टीकाकरण जब लगाया जाता है तो उससे किया जाता है, शरीर में ऐसे पदार्थों को अंतक्षिप्त मतलब इंजेक्ट किया जाता है जो शरीर में क्या करेंगे, जो WBCs हैं, RBCs हैं, जो WBC है इनको क्या करेंगे, प्रतिजन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करेंगे। मतलब ऐसा मशीन क्रिएट करेंगे कि ये प्रतिजन एंटीबॉडीज है ना वो विकसित करे शरीर में। तो टीकाकरण के लिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 11वें 12वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधे हैं, पौधों के उदाहरण हैं। तो देखो घटपर्णी पादप मांसाहारी पौधा है, चूंकि कपनुमा स्ट्रक्चर होती है इसमें, ऊपर ढक्कन टाइप का कुछ होता है, जैसे कुछ जीव जानवर इसमें गिरता है ना तो ये उसको बंद कर लेता है और ये उसको मतलब उसी को भोजन के रूप में उपयोग करता है। सैंड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी एक मांसाहारी है, तो इसका आंसर यही है, क्योंकि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आंसर है। क्योंकि ये जो हम आंसर मिला रहे हैं ना, ये सारे ना जो यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी की थी ना आफ्टर एग्जाम,
तो उनसे संबंधित है, उनसे मिलाया जा रहा है, मतलब ये जो आंसर है इसमें कोई मिसमैच नहीं है। इसके अलावा 24वां क्वेश्चन, अब ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वांट के क्वेश्चन। तो देखो इनमें ना सॉल्यूशन करने में अलग से टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, जैसे ही ये 2025 तक के सारे पेपर्स हम सॉल्यूशन कर लेंगे ना, उसके बाद में ये जो जहां से ये क्वांट के क्वेश्चन होंगे ना हर साल के, ये 10 साल के, उसके लिए 30 से 40 मिनट का एक मतलब हर ईयर के बेस पे हम इन क्वेश्चंस को अलग से सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे टाइम भी बच जाएगा और अच्छे से डिस्कशन भी हो जाए, होता चलेगा। इसके अलावा भी अगर कुछ मोटा मोटा होगा ना तो उसको साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे यही क्वेश्चन ले लो आप, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसके समानुपात अनुपात, ये जो समानुपात पर यहाँ क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ से सीधा वहां पे चला गया। तो देखो यहाँ पे है, मतलब नेक्स्ट जो बॉक्स जो भी जहाँ भी आएगा ना, मतलब जो भी बॉक्स आएगा ना, तो यहाँ पे त्रिभुज आएगा उसमें डेफिनेटली। तो देखो एक तो इसमें त्रिभुज है, बस ये एक ही ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया, बी हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ये क्वेश्चन है ना, जब मैं इसको डिस्कस कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, इसके लिए तैयार कर रहा था, तब मैंने बहुत दिमाग लगाया था, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। लेकिन फाइनली जब मैं इसको बंद करने की सोच रहा था ना, तब मेरे को इसका आंसर मिल गया था। आपको एक नजर में देखने को मिलेगा कि ये सारे पहले अलग अलग पॉइंट पे खड़े हुए हैं, मतलब सब ऐसे कैसे, और इनके बीच ही डिस्टेंस दे रखा है। तो मिनिमम वो पूछ रहा है न्यूनतम दूरी कितनी है पी से यू तक जाने की। तो एक नजर में हम देखेंगे ना, तो हमको ये सीधा ये देखो, ये 9 + 4 13 आता है। इसके बाद में और जहां से जोड़ेंगे ना, तो 13 आता है, 14 आता है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन आप हम सोच भी नहीं सकते, खासकर एग्जाम प्रेशर में। देखो इसने कैसे कैसे इसका आंसर बी है 12, और कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले ये पी से क्यों तक गया, कितना हो गया 4, देखो ऐड करते चलना। फिर क्यों से आर पे आया, कितना हो गया 2। फिर एस पे आया, आर से एस पे कितना 1। फिर एस से टी पर गया, कितना 3। फिर वापसी वी पर आ गया, टी से वी तक की डिस्टेंस कितनी है 1। और फिर ऊपर वी से यू तक चला गया, उसकी डिस्टेंस भी कितनी है 1। अब इसको जोड़ोगे ना, तो 4 2 6, 6 1 7 और 3 10 11 12, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन भी है। अगर आता है तो एक बार में क्लिक कर जाता है। तो इसका आंसर सी है 15वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये आरेख दे रखा है, 50 व्यक्तियों के हिसाब से एक ग्राफ दे रखा है कि 3 समाचार पत्र हैं, उसमें कौन कौन से लोग, कितने कितने लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं। और बाद में हमसे पूछ रहा है 10,000 की पॉपुलेशन अगर है, इस बेस पे ही, जैसे 50 के बेस पर 10,000 की पॉपुलेशन पे कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग, कम से कम का मतलब होगा या तो 2 पढ़ते, 2 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बाद 3 भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से आ जाएंगे, कोई 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, और ये 2 वाले हो जाएंगे, और ये 2 जो है ये बीच में 2 वाले सारे ही पड़ेगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 25 25 और 8 33, मतलब 33 हो गए। कितने पर है, 50 के ऊपर, जो 2 या 2 से अधिक पढ़ रहे हैं। और पूछा कितने पर है, 10,000 पर। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, तो 5400 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 70वां जो क्वेश्चन है, देखो इसमें ना थोड़ा टाइम टेकन है, इन क्वेश्चंस को आप देख लेना। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे ये अलग से। तो इसका आंसर 150 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 18वां क्वेश्चन जो है, समुद्री लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, महासागर की लवणता वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, तापमान का जो घनत्व होता है उसमें कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। टेम्परेचर में या डेंसिटी में कोई भी चेंजमेंट आता है ना, तो वो भी किसको, लवणता को प्रभावित करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा समुद्र में, और लवण नीचे रह जाएगा, स्वच्छ जल ऊपर, तो लवणता बढ़ाता है। तो वहीं तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, तो समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत नदियों द्वारा स्थलीय विसर्जन है, ये गलत है। क्योंकि नदियां है ना जो स्वच्छ पानी लेकर आती हैं, जिसको कम और करता है, लवणता को कम करता है ना, कि मुख्य तो कैसे आएगा, मुख्य कारण तो कैसे बन सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 18वां क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में नमक उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत आयोडीन मतलब नमक का उत्पादन करने वाला केवल चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये सही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये जो अपडेशन है, क्योंकि उस टाइम पे है ना, इसका आंसर यूपीएससी ने माना है, मतलब ये भी सही माना है, नमक का खनन हिमाचल प्रदेश में होता है, और गुजरात भारत का अग्रणी नमक उत्पादन देश है। लेकिन ये गलत है कि
राजस्थान में नमक का महत्वपूर्ण स्रोत भूमजल है। गलत इसलिए भी है क्योंकि भूमजल नहीं है राजस्थान में नमक का, बल्कि प्लाया है। प्लाया झीलें जो हैं जैसे सांबर, डिंडवाना, पंचपदरा, तो वहाँ की मिट्टी रेतीली है, तो ये पंचपलाया ये इसका रीजन। तो इसका आंसर यूपीएससी ने माना है सी। ये हो सकता है कि आज अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो ये डेटा चेंज हो चुके हों, लेकिन मोटे मोटे देखोगे उस टाइम की और इस पेपर के बेस पर इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 20वें क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सी धारवाड़ भूवैज्ञानिक निकाय के संबंध में सही है। धारवाड़ चट्टानों की बात कर रखा है, तो ये आद्य महाकल्पी भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आर्कियन अवधि के ही हैं। दूसरे कायांतरित अवसादी शैल है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ये वे खनिज अपने मतलब ये खनिज संसाधनों के कारण अत्यधिक महत्व के हैं, धारवाड़ क्रम के हैं, तो ये खनिज इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, लोह खनिज, धात्विक खनिज, तो ये भी सही है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड में प्रमुखता से पाई जाती है। चारों स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है 20वें क्वेश्चन का, ए आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 21वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का और उसके आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, आयु के आधार पर पर्वतों के बनने का, बहुत बेसिक और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट जो ये जो सॉरी ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना, उनके बीच पे अगर आपको पता है ना कि सबसे पहले अरावली बनी थी, सबसे पुरानी वही है, तो उसी को देखो एक ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले अरावली को देख रखा है, बाद में देखो और में सब में लास्ट में है, तो इसका आंसर बी है। अरावली, फिर धारवाड़ बनती है, फिर कडप्पा और विंध्यन, ये कालक्रम के अनुसार बनते रहते हैं। तो 21वें क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर है। ठोस से सीधे गैस में बने और बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन तो उदरोपातन कहलाती है। ये आसान क्वेश्चन है कि सीधे ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, जैसे कपूर की गोलियां जो हैं उसका एग्जांपल देख लो, ठोस से सीधे गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन के कम प्रभावी होता है। शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में जो ऊर्जा होती है ना वो अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि तापमान की बर्फ की तुलना में जो शीतलन में कम प्रभावी होता है 273 डिग्री केल्विन पर। तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, गलत पूछ रखा है। एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। वाष्पीकरण की दर तापमान पर निर्भर होती है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी है, क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की तरफ खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं वरन द्रव्यमान के आयतन पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही पूछ सकता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी आंसर गलत पूछा है तो बी हो जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण इस पर डिपेंड करेगी कि बाहर उसको एनर्जी कितनी मिल रही है, तापमान कितना मिल रहा है, इन सभी पे। और पृष्ठ भारी पृष्ठ खुला है या बंद तो नहीं है, जैसे बंद पात्र में तो नहीं, तो उस पर डिपेंड करेगी, ना कि इस पर डिपेंड करेगी पानी कितना भरा हुआ है पात्र में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये भी सही है कि वाष्पीकरण की दर परिवेश की आर्द्रता पर निर्भर होती है और वाष्पीकरण की दर वायु की चाल पर निर्भर होती है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि एक तो देखना यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चंस के जो क्वालिटी है ना, इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये मेरी गलती नहीं है। और ये है ना जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था इस यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर ऐसा ही मिला है मेरे को, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे 2017, 18, 19, तो ये क्वालिटी बिल्कुल शानदार होती चलेगी क्वेश्चनों की भी। ये स्टार्टिंग के पेपर है ही ऐसे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना 25वें क्वेश्चन की, तो ये साइंस के क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है, मतलब कोलाइड विलेन कौन सा नहीं है। तो इसमें जो बोरी कमल है ना वो कोलाइड नहीं है, बल्कि दूध भी है, पंख भी है और मक्खन भी है, तो बोरी कमल कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो समस्थानिक दे रखा है, उसका अनुप्रयोग दे रखा है। देखो ढींगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन, ये देखो सीधा मिल रहा है आयोडीन। पृथ्वी की आयु की गणना के लिए कार्बन का याद, कार्बन C60 पृथ्वी की एज की गणना के लिए यूज किया जाता है, तो कार्बन हो जाएगा। इसके अलावा कोबाल्ट कैंसर के यूज के लिए कोबाल्ट, और यूरेनियम तो है ही नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, तो ये यूज लिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए, जो ए में 2 बी में 3 सही है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये फिर क्वांट के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको मैं इनका आंसर तो अभी बताता चलूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना और एक बार फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, एक यंत्र 1 मिनट में 100 अंक लिख सकता है, 1 मिनट में 100 डिजिट लिख सकता है। बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हो, अंक पूछ रखा है, जैसे 1 से 9 तक एक एक डिजिट आएंगे और 10 से 99 तक 2 डिजिट आएगा, प्रत्येक जो अक्षर हम लिखेंगे, प्रत्येक जो वर्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आधे घंटे में मतलब लगभग 1 मिनट में 100, तो आधे घंटे में 30 मिनट में लगभग 3000 अक्षर लिख चुका होगा, 3000 डिजिट लिख चुका होगा। तो उस टाइम पे संख्या कौन सी रहेगी, तो इसका आंसर 1027 है। इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्त्य सिक्के को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्त्य चक्रिका की परिधि पर स्वतंत्र रूप से लुढ़का दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो सिविल जो यूपीएससी है ना, उसने माना है सी, माना है 11। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 11 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है, मतलब 4 में से एक जो डिफरेंट है, वर्ग, वर्त, दीर्घवृत्त, त्रिभुज। क्योंकि इनमें देखोगे मिनिमम सिमिलरिटी होती है, इनकी भुजाओं त्रिज्या की लंबाई लगभग सिमिलर रहती है एक के लिए, वर्त के लिए वो चेंज नहीं होती। वर्त के लिए एक बार त्रिज्या, दीर्घवृत्त के लिए भी त्रिज्या। वहीं त्रिभुज है ना, वो ये त्रिभुज की भुजाओं में भी डिफरेंस आता है, कोण में भी डिफरेंस आता है। तो इसमें जो त्रिभुज है ना, वो आंसर है, इन तीनों से अलग है, वर्ग, वर्त, दीर्घवृत्त से थोड़ा डिफरेंस वेरिएशन ली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी एक धनात्मक वास्तविक संख्या x y के लिए हमेशा सत्य है। यदि x धनात्मक अभिसमीका की बात कर रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 1D है, 1 + x + y। इससे ग्रेटर किससे छोटा है ये, 1 + x + y होल स्क्वायर। ये इसके लिए हमेशा के लिए सही है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी द्वीप मुख्य बंदरगाह है। तो ये बिल्कुल सही है, नदी के ऊपर भारत का एकमात्र द्वीप क्या है, कोलकाता है। कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन जो द्वीप है, कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। ये भी सही है, ये भी सही है। महाराष्ट्र के 3 प्रमुख बंदरगाह, ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 प्रमुख बंदरगाह नहीं है, 2 प्रमुख बंदरगाह है। ओवरऑल देखे तो छोटे मोटे तो लगभग 48 के समथिंग है। और जो JNPT और मुंबई पोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरे को काट रहे हो, 1 और 2 सही है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। मुद्रा बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह है, अडानी एक ग्रुप का है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पर्थ जो कि 118 डिग्री पूरी देशांतर, पर्थ है सॉरी ऑस्ट्रेलिया पर्थ। इसके अलावा 118 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, मतलब इधर है। ये जो ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, इसके 118 डिग्री ईस्ट की बात कर रखा है पूर्वी देशांतर में, पर्थ में। और वहां पे टाइम क्या हो रखा है, टाइम हो रखा है 6 बजे हुई है, पूर्वांश सुबह की 6 बजे हुई है। और तारीख हो रखी है 1 जनवरी 2017। और वहीं दूसरी जगह देखो, लॉस एंजल्स जो है, वहां पर 110 डिग्री वेस्ट में अवस्थित है, ये ग्रीनविच के 0 डिग्री के, और इसकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे टाइम पूछ रखा है, क्या होगा, क्योंकि ये जो 0 डिग्री है ना, देशांतर रेखा है, समय मध्यान्ह रेखा जो है, इसके हम पूर्व में जाते हैं तो प्लस होता है, मतलब टाइम बढ़ता है। और इसके पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता जाता है, क्योंकि 118 डिग्री देशांतर। तो अब यहाँ से यहाँ का टाइम निकालेंगे तो देखो 118 डिग्री तो ये हो जाएगा, और 110 डिग्री ये, तो टोटल देखोगे तो आप 228 डिग्री का वेरिएशन आएगा। अगर इसको, चूंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप 4 से गुना करके, तो लगभग 15 डिग्री का वेरिएशन आएगा। और पश्चिम के साइड जा रहे हैं तो ये घटेगा, तो आंसर आ जाएगा पर्थ में जब सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो जो है ये कौन सी लॉस एंजल्स जो जगह है, उस पर दोपहर के 31 दिसंबर 2016 के 2 बजे 48 मिनट हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वो है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में ई वेस्ट के सर्वाधिक पंजीकृत रजिस्टर्ड पुनःचक्रक या उद्वंशक है, जो मैनेजमेंट करते हैं ई वेस्ट का सबसे ज्यादा, तो उसका आंसर है कर्नाटक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये जो 4 ये दिए हुए हैं पदार्थ, इनको कठोरता के क्रम में लिखना है, बढ़ती हुई कठोरता क्रम में। तो सबसे कम कठोर आ जाएगा जिप्सम, देन आ जाएगा फ्लोराइड, देन आ जाएगा फेल्डस्पार और टोपाज। क्योंकि सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है हीरा। वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 35 की, तो 2014-15 के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किस एक में एफडीआई इक्विटी का अंतर्वाह सर्वाधिक था। ये 2014-15 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2025-26 की भी अगर हम बात करो ना, तो अभी भी ये सेवाई है ना, सेवाई कंप्यूटर वाला क्षेत्र, आईटी क्षेत्र है, इसी में अभी भी एफडीआई सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 36वें क्वेश्चन की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत पहल के अनुसार औद्योगिक गलियारा नहीं है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है, उसकी बात कर रखा है। अमृतसर कोलकाता है, मुंबई से दिल्ली भी है, कोलकाता से गुवाहाटी जो है ना, ये नहीं है, बल्कि चेन्नई और बेंगलुरु भी है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, ये औद्योगिक गलियारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब 4 स्टेटमेंट में से गलत को सिलेक्ट करना है 37वें क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है ना, वो है व्यंजक चूर्ण कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ये इसका आंसर है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि जो 3 है ना वो सही है। कौन कौन से, जो पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, रिपीट ऐसे होते हैं
कि कोई स्टेटमेंट आ गया अगले क्वेश्चन में, तो उसका स्टेटमेंट पढ़े। 3 सही स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ अब। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तब ये प्राप्त होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण को क्लोरीनित चूने के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है, तो ये तीनों सही है। और ये स्टेटमेंट है कि इसको रासायनिक उद्योगों में कपचायक के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है और ये इसका आंसर जो गलत ही पहुंच रखा है। ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन जब भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे ना, तो ये कई बार फिर ना क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं। अब नहीं तो पढ़ते नहीं हो, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ऐसा लगता है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पहुंचते हैं, सीधे टिक कर दे के आ जाते हैं। जब पता चलता है सेंटर से बाहर आने के बाद, तो फिर सर पे हाथ लगाने के अलावा, सर पकड़ने के अलावा कुछ बचता नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 38वां क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसमें भी देखो एक नहीं पूछ रखा है, गलत ही पूछ रखा है। ग्रेफाइट एक धातु है, सही है। कार्बन का पररूप है, सही है। विद्युत का चालक भी है, सही है। ग्रेफाइट एक चतुष्फलकीय संरचना होती है, तो ये इसकी गलत है। इसकी चतुष्फलकीय नहीं, षटफलकीय इसकी स्ट्रक्चर लगभग होती है, षटफलकीय। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रखा है, तो डी इसका आंसर। निम्नलिखित में भौतिक राशियों पर विचार कीजिए, तो में से कौन सी सदिश राशियां हैं? इसमें सदिश बताना है किसके, इसमें ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव है। इनमें हमें बताना है कि कौन सी राशियां सदिश हैं। तो इसमें केवल आवेग है, जिसके दिशा और परिणाम दोनों है। सदिश राशि किसका मतलब यही होता है, तो केवल आवेग है, इसकी दिशा और परिणाम दोनों है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा, यदि डोरी टूटती है तो पत्थर ए केंद्र से दूर जाएगा, बी केंद्र की तरफ जाएगा, सी एक स्पर्श रेखा की अनुदिश चलेगा और डी रुक जाएगा। तो इसका जो आंसर है 40वें का, वो है सी आंसर है। एक स्पर्श रेखा की अनुदिश चलेगा, मतलब अगर आप एक डोरी में पत्थर बंध रखे और उसको वृत्तीय कक्षा में घुमा रहे हो, अचानक डोरी टूट गई, तो अब जो उसकी स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा, मतलब ऐसे घूमते घूमते, अगर यहाँ टूट गया तो वो इधर जाएगा, यहाँ टूट गया तो इधर जाएगा, इधर नीचे की साइड भी टूट गया तो इधर, तो स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 41वें क्वेश्चन की, तो 41वें क्वेश्चन में भी ये पूछ रखा है कि सही नहीं है। देखो इसमें कितने क्वेश्चन अभी इतने आ चुके होंगे जिनमें सही नहीं है पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसी 1 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करते हुए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 न्यूटन होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा, गलत पूछा, में गलत ढूंढना है। किसी घर्षण रहित हित सतह पर 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के गतिमान 5 केजी द्रव्यमान को किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल 0 होता है। घर्षण रहित है तो आप कितना भी बल लगा लो, 0 ही होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट, भार का ऐसा ही मात्रा केजी होता है, भार का ऐसा ही मात्रा केजी होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये इसका आंसर भी यही है, भार का जो है द्रव्यमान का होता है केजी, भार का केजी नहीं होता, द्रव्यमान का होता है ऐसा ही मात्रा। 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहे 100 केजी द्रव्यमान के एक व्यक्ति को संवेग 200 न्यूटन वाला न्यूमेरिकल टाइप हो गया, लेकिन स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर है वो है सी आंसर है, भार का ऐसा ही मात्रा केजी नहीं होता। क्या होता है, एक केजी किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, ना कि भार का होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 42वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है। बी स्टेटमेंट कह रहा है गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है। यदि पृथ्वी को एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए तो गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रखा है कि अक्षांश के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब नॉर्थ ध्रुवों की साइड में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब इसमें हमें आंसर सही बताना है कि सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा पहला स्टेटमेंट था, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की साइड में जाएंगे तो गुरुत्व बल का मान है ना वो बढ़ जाएगा, तभी तो एक निश्चित जो मतलब ऊंचाई के बाद में गुरुत्वाकर्षण बल है वो समाप्त हो जाता है अंतरिक्ष में। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे, तो वहां पर ग्रेविटी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 43वां क्वेश्चन, किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 mm का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है तब एलिवेटर बढ़ी हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा, तब बैरोमीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब दाब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 43वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो वो हो जाएगा 760 जो है उससे अधिक हो जाएगा दाब, जैसे जैसे हम ऊपर की साइड में विराम अवस्था में हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड में ये जो एलिवेटर है ना ऊपर की साइड में चलेगा तो दाब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही नहीं है। देखो मिस्टेक हो जाती है ना, ऐसे होती है। तो 4 स्टेटमेंट में से एक गलत को हमें चुनना है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रखा है वो बोल रखा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लोहा एवं निकल जैसी धातुओं का पृथ्वी की क्रोड में संचलन के कारण होता है। ये सही है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा अपने 11वीं क्लास के। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है पृथ्वी क्षेत्र बल रेखाएं किसी चुंबक के ध्रुवों के समीप एक दूसरे से काफी दूर दूर होती हैं, जबकि अन्य स्थानों पर ये एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ही एकदम गलत स्टेटमेंट है और ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन फ्लक्स एक समान रहता है तो फ्लक्स का घनत्व घटता ही सही है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी चालक की गति बढ़ा दी जाए तो प्रेरित वोल्टता भी बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? 44वें का डी आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं किसी चुंबक के ध्रुवों के समीप तो एक दूसरे से काफी दूर दूर होती हैं और जबकि अन्य स्थानों पर एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी के सिरों पर लगाया जाता है तो प्रतिरोधक के प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश का मान ज्ञात करना है। कूलाम में कितना परिवर्तन आने वाला है? आंसर आ जाएगा सीधा, जो प्रतिरोधक को जो 12 है उसमें जो रेजिस्टेंट है मतलब प्रतिरोध जो 4 ओम का जो लगाया गया है उसका हम भाग दे देंगे वोल्ट में, तो जो आवेश है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है वो आ जाएगा 3। इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेशम को निम्नलिखित किस्मों को उत्पादन के घटते हुए क्रम में अवस्थित करना है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस का होता है और उसके बाद में किसका कम 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 ऐसे घटते क्रम में लिखना है। तो मूगा, इर्री, सहतूत, रेशम और टसर जो है, टसर, इन चारों किस्मों में से सबसे ज्यादा भारत में जो उत्पादित होती है वो होती है सहतूत, रेशम सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद में जो होती है वो होती है टसर, देन आती है इरी और मुगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे ज्यादा सहतूत सही है 3, फिर इरी, फिर आएगी टसर और फिर मुगा। तो इसका आंसर जो है ना ए आंसर हो जाएगा उत्पादन के आधार पर। चूंकि 2016 के तरीके से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 2026 में ये चेंज भी हो सकती हैं, तो आप इनको अपडेट जरूर कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग के उद्देश्य हैं? जो कमीशन बनाया गया है ना खादी के लिए, ग्राम उद्योग के लिए, तो उसको उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, चूंकि गांव के उद्योग बना रहा है तो रोजगार उत्पन्न करने का उद्देश्य तो रहेगा ही रहेगा, पहला सही है। बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, उत्पादन बढ़ाने के लिए तो उद्योग धंधे स्टार्ट किए गए। तीसरे लोगों के स्वावलंबन उत्पन्न करना और एक मजबूत ग्राम समुदाय भावना का निर्माण करना। तो गांव में ये सारी चीजें तो प्राइमरी होती हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे किसके? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के उद्देश्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, देखो इसके नाम अलग अलग दे देते हैं, एशिया पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागर, ये अग्निवलय पेटी, तो ये इसकी एक ही चीज है, एक ही चीज के नाम है। तो इसके बारे में पूछा है कि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं 4 में से। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी मंडल है, ज्वालामुखी परिमंडल है, हाँ है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा यह सक्रिय भूकंपीय परिमंडल है, दूसरा स्टेटमेंट, मतलब चूंकि ये ज्वालामुखी परिमंडल और जो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का भी केंद्र है, ज्वालामुखी नई नई बनती रहती है, उद्गार होती रहती है, तो भूकंप भी आते रहते हैं। तो है कहाँ पे? ये है इधर देखो नॉर्थ अमेरिका की पश्चिम से होते हुए इधर आप रूस के पास, जापान के पास में इधर नीचे दक्षिणी जो हिंद महासागर है उस साइड में आ जाओगे तो इस साइड में घूमो, ऐसे घूम के पेटी बनी हुई है पूरी। दूसरी ये है अपसारी प्लेट, गलत। अपसारी का मतलब होता है अंदर की साइड में आते हुए, जबकि ये किस साइड में है? ये जहां पे भी है उस प्लेटें बाहर की साइड में निकल रही हैं, तभी तो बाहर की साइड में अपसरण हो रहा है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार होता जा रहा है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत भी हो जाए तो हम ये देखो ये 2 गलत हो जाते हैं, 1
और 2 सही है। चौथा देखो ये सुनामी प्रवण है। सुनामी प्रवण इसलिए है क्योंकि सुनामी तब आते हैं जब समुद्र है, गहरे समुद्र में 7 जो है रिएक्टर पैमाना उससे भी अधिक की भूकंप आ जाएगा तो फिर सुनामी आती है। तो क्योंकि ये भूकंपीय परिमंडल है हमने देखा, तो सुनामी प्रवण भी है। तो इसके आंसर हो जाएगा 1 2 4, यानी स्टेटमेंट के बेस पे सी आंसर आ जाएगा। किसका? 48 का सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 49वां क्वेश्चन। सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? शुक्र और यूरेनस पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि पृथ्वी और जो शेष ग्रह है ना, इन दो को अलावा वो तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और जब ये दो शुक्र और यूरेनस जो है ये घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की। सही स्टेटमेंट है। दूसरा, शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, तो ये भी सही है क्योंकि एक साइड में शुक्र है, सूर्य की साइड में जाओगे तो आप। दूसरा मार्स हो गया, मंगल ग्रह हो गया, पृथ्वी के पास के निकट ग्रह, तो दोनों सही है। सी आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50वां क्वेश्चन, उसकी अगर हम बात करें तो यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे पूर्वाह्न में ज्वार आता है, ज्वार जो है ज्वार भाटा, तो उसी स्थान पर भाटा सामान्यतः किस समय आएगा? तो ये आएगा लगभग 12:13 अपराह्न में आएगा पूर्वाह्न को। लगभग कितने 6 घंटे और 13 मिनट का गैप पर, 6 घंटे 13 मिनट के गैप पर, तो सोमवार को ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपराह्न का मतलब होता है AM, मतलब सुबह की 6, और पूर्वाह्न का मतलब दोपहर के जब 12 बज जाएंगे, PM स्टार्ट हो जाए, तो लगभग 6 घंटे 12 मिनट के वेरिएशन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए एक आरेख में एक वर्ग और एक त्रिभुज दिया हुआ है। जो क्षेत्र, मतलब ये क्वांट का क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी हम करते हैं इसको। क्षेत्र को 5 संयुक्त परिबद्ध क्षेत्रों में बांटते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्रों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या अंकित है। वर्त में क्रिकेट, मतलब इसमें है, वर्त में है, इसमें क्रिकेट है, और क्रिकेट, वर्त में क्रिकेट खिलाड़ी, और वर्ग में फुटबॉल हो जाएगा, वर्ग में आ गया फुटबॉल, और त्रिभुज में हॉकी आ गया। अब इसमें पूछ रखा, इसमें कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें छांटना है। पहला, प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है। प्रत्येक जो हॉकी खिलाड़ी है वो फुटबॉल खेलता है। अभी हमें देखना है ये सही है या नहीं है, क्योंकि ये तो क्रिकेट हो गया था, ये फुटबॉल हो गया था, और ये हो गया था हॉकी। तो पहला स्टेट, प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी, ये देखो ये हॉकी खिलाड़ी हो गया, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। वर्ग के अंदर आ रहा है त्रिभुज, तो ये तो सही हो गया बिल्कुल। तो मतलब ये आंसर नहीं है, सही नहीं पूछा है, तो ये आंसर नहीं। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी या तो फुटबॉल खेलता है या हॉकी खेलता है। क्रिकेट के खिलाड़ी वर्त में आ गए, और इसमें दिया हुआ क्या है, जो भी क्रिकेट के खिलाड़ी होता है ना, वो हॉकी भी खेलता है या फिर फुटबॉल जरूर खेलता है। तो ये देखो यहाँ पे जो 8 है ना, 8 देखो ये क्या खेल रहा है, ये सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, जबकि 5 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहा है। तो इसका जो आंसर 8 है वो केवल क्या क्रिकेट खेल रहा है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी या तो फुटबॉल खेलता है या हॉकी खेलता है क्रिकेट के साथ साथ। तो ये स्टेटमेंट, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट सही होने वाले, क्योंकि यही हमें दिख गया है कि ये आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सभी नहीं खेलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वांट के क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो 52वां क्वेश्चन है उसका जो सिविल सर्विस यूपीएससी ने जो आंसर माना है वो माना है सी आंसर। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो 52वें क्वेश्चन का आंसर 33 सेंटीमीटर आएगा। इसको हम बाद में और डिस्कशन में कर लेंगे, अलग से डिस्कशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको करना है, और इसका आंसर जो माना है 53 में, आंसर बता देता हूँ जल्दी से आपको। क्वांट के क्वेश्चन होगा 53 का 4851 सी आंसर है। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी 6, 14, 30, 64, 126 में गलत है? तो इसमें जो आंसर है 54 रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। 54वें क्वेश्चन में जो आंसर माना है वो है 64 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, गलत अंक है। तो ये आंसर हो गए। इनको आप सॉल्यूशन करके देखना एक बार, और नहीं तो फिर बहुत जल्दी हम इस सीरीज को खत्म कर दें, ये यही चलाने वाले हैं। नीचे दिए गए चित्र के ये वही क्वांट का क्वेश्चन हो गया, और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 55 का क्वेश्चन है ए सीरीज का। तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर है, मतलब ये आंसर आएगा, आप सॉल्यूशन करोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 56वें क्वेश्चन का आंसर है बी, 56वां बी आ जाएगा। और 57वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, 57वें क्वेश्चन का आंसर डी आंसर है। पी और क्यू दोनों हार सकते हैं, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्वांट का है। इसका जो आंसर है 58वें क्वेश्चन का। क्वांट के क्वेश्चन को हम जल्दी से आंसर बता रहे हैं, आप इसको सॉल्यूशन करके देखना, क्योंकि
इस वीडियो को हम लेंथ इतनी ज्यादा नहीं कर सकते ना कि क्वांट भी एक सॉल्यूशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, उसका आंसर है डी आंसर। अगर आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो उसका डी आंसर आना चाहिए आपका, सिविल सर्विस यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी की तरह से। 59वें क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो वो सी आंसर आएगा आपका, और 60वें क्वेश्चन की बात करें तो बी आंसर आएगा। उसमें कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या 27 आएगी आप इसको जब सॉल्यूशन करने बैठोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर 61वें क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में फ्रांसीसी सेना की 2016 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से करा देता हूँ। फ्रांसीसी सेना ने ऑपरेशन सांगेरी समाप्त करने की घोषणा की। यह ऑपरेशन 2013 में निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस एक राज्य में चल रहा था? निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस एक राष्ट्र में चल रहा था? फ्रांस के द्वारा चलाया गया, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो 61वें क्वेश्चन का आंसर है केंद्रीय अफ्रीकी जो गणराज्य है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है, उसमें ये ऑपरेशन सांगेरी 2013 का पूछ रखा है। 2016 में देखो 3 साल का करंट अफेयर। निम्नलिखित में से किस एक शहर में दिसंबर 2015 के दौरान विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की गई थी? तो ये 2015 की पूछ रखा है, आपको याद करना है 2025 की। ये हम वन शॉट वीडियो और लेकर आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट करंट में रहा है ना, एक साल 1.5 साल के अंतर्गत जो भी डिफेंस वगैरह हो गई, कोई ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सम्मेलन कहाँ कहाँ, ये सारे हम वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे जल्दी। ये सारे एग्जाम से पहले हम सारे कवर कर लेंगे, रोज एक वीडियो मिलेगी, ज्यादा बढ़िया भी नहीं होगा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो 62वें क्वेश्चन का आंसर इसने डी माना था। इसलिए आज के लिए तो यूजफुल नहीं है क्योंकि हमें 2026 चल रहा है, 10 साल का गैप हो गया। और 2016 का जो पेपर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2026 सीधे 10 साल हो जाते हैं। 10 साल यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना वो इस तरीके से पूछे गए होंगे कि किसी क्वेश्चन को 100 वर्ष हो गए होंगे, किसी को 50, किसी को 80, किसी को 90, तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे 2026 में। तो इंपॉर्टेंट पेपर है। निम्नलिखित में से किस एक फिल्म को बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2016 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा ये कथन सही नहीं? हाँ ये सही है। क्वेश्चन अगर करंट का भी होना तो भी हमारे लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीका वायरस कई बार न्यूज में था। 3 स्टेटमेंट सही दे रखा है जीका वायरस के बारे में, एक गलत है और हमें वो गलत वाला सिलेक्ट करना है। देखो पहला है, इसे सर्वप्रथम युगांडा में जीका वन में एक बंदर से वियुक्त किया गया था, पहला स्टेटमेंट सही है। एक यह दिन के समय में जो एडिस मच्छरों से संचरित होता है, याद रखो जो डेंगू बीमारी है ना वो भी तो मादा एडिस मच्छरों से ही फैलती है, तो जीका भी उसी से फैलता है दिन के समय में। दूसरा भी सही है। तो यह माँ से बच्चे को संक्रमित नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमें आंसर गलत ही पूछ रखा है, सही नहीं, तो ये इसका सही आंसर है, सी आंसर। इसके अलावा जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के भ्रूण को मस्तिष्क में असामान्य विकास का कारक होता है, मतलब गर्भवती महिलाओं को भी जो बच्चा होता है ना, भ्रूण होता है, उसके मस्तिष्क को, दिमाग को प्रभाव करता है, तो ये इसका सही आंसर, सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, मैन बुकर प्राइज 2015 का है, 2025 का हम याद करेंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कथा साहित्य मैन बुकर प्राइज 65वां क्वेश्चन। वैसे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेविंग क्लिंग्स इसका आंसर था। 66वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? राजनीतिक वैधता, पॉलिटी, हम पॉलिटी में एंटर करने वाले अब, तो अभी आप फिर से एक्टिवेट हो जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? सहमति राजनीतिक वैधता का स्रोत है। तर्कसंगत प्रज्ञा ये भी राजनीतिक वैधता का स्रोत है। शासक की रणनीतिक इच्छा शक्ति और सार्वजनिक कारण, क्योंकि राजनीतिक वैधता की बात कर रखा है तो शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति कि उसकी निजी वो हो गई ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति है ना, वो राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 67वां क्वेश्चन, तो कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषताएं हैं? अध्यक्षात्मक जो स्वरूप है उसकी विशेषता कौन सा? अध्यक्षात्मक प्रणाली है कहाँ पे? जैसे यूएसए हो गया, जहाँ पे सरकार का और राष्ट्र का जो अनौपचारिक, और भारत में जैसे राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री दोनों एक ही होता है वहां पे, जैसे यूएसए में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप बाबा। निम्नलिखित ये हो गया इसका स्टेटमेंट, अध्यक्षात्मक की एक विशेषता पूछ रखा है। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। 66, तो यही आंसर है, क्योंकि हमने हमारा भारत में नहीं है अध्यक्षात्मक, हम संघीय व्यवस्था अपनाते हैं, तो हमारे क्या है, राष्ट्रपति किसका, विधायी का, संसद का हिस्सा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति विधायी
निकाय का हिस्सा नहीं होता तो नहीं होता, ये सही स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा 3 देखो, विधायिका में कार्यकारी का कृत्यों को पृथक नहीं करता है, सत्य को पृथककरण नहीं करता अध्यक्षात्मक, तो ये गलत है, ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन संघीय व्यवस्था में आता है। और राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, तो ये भी राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर जब सत्य को पृथककरण होगा, तो ये भी किसमें, संघीय व्यवस्था का एक विशेषता है। तो ये तीनों संघीय व्यवस्था की, और ये राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आर्टिकल से क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद विधान परिषद के उत्साधन एवं सृजन से संबंधित अंतर्विष्ट है? आर्टिकल 171, 169, 356, आर्टिकल 182। तो आर्टिकल 169 है, वो है विधान परिषद के उत्सर्जन से सर्जन से संबंधित है। करना क्या होता है, कौन करती है, संसद करती है। कब, जब कोई भी जैसे विधानसभा है उसमें विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, तो संसद साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करके आर्टिकल 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद का सर्जन कर सकती है। अभी केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद अभी हाल ही में मौजूद है, तो आपको कमेंट बॉक्स में उन 6 जो स्टेट हैं उनका नाम लिखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? अरे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रखा है। तो मूल कर्तव्य कब 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल संविधान में केवल 10 थे, एक जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां। इसके अलावा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये क्विक रिवीजन भी हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन की हम बात करें, तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति की बात विकासशील समाजों में देखी जाती है, तो ये इसका स्टेटमेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विकासशील समाजों में संकीर्ण सामान्यतः संकीर्ण राजनीति देखी जाती है। संकीर्ण मतलब यही कि जातिवाद को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, धर्म को लेकर छोटी छोटी राजनीति उसको आधार बना लेंगे राजनीति का, तो इस तरह की विकासशील जो देश अभी विकास की तरफ बढ़ रहा है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71वें क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है? जिसने सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत की थी वो तो एडम फर्ग्यूसन। तो ये एडम फर्ग्यूसन थे जिन्होंने पहली सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवर्त हुआ था? मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, इस आंसर का जवाब तो सभी को देना है, A to Z को देना है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवर्त हुआ था? 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान प्रवर्त हुआ था। देखो 26 जनवरी तो सेम आपको ये याद रखना है, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करें 73वें, तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश महान मानव जातिवेता ने 1860 के दशक में भारत का सर्वेक्षण परियोजना प्रारंभ की थी? तो ये जो हंटर है ना, हंटर, उसने 1860 के दशक में मानव जातिवेता के लिए भारत सर्वेक्षण परियोजना जो है वो स्टार्ट की थी हंटर ने। 73वां क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 74वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी, मतलब अब हिस्ट्री में हम एंटर कर चुके हैं ना, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्य पुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? 19वीं शताब्दी की है, बंगाल में लिखी गई एक पुस्तक है वर्ण परिचय, इसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसी राजा राम मोहन राय ने लिखा था, तो ये गलत है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ण परिचय ये नहीं लिखी गई थी, राजा राम मोहन इसके रचयिता नहीं थे। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, एक किशोरवाद को उपहार, ये है राजा राम मोहन राय की रचना, ना कि वर्ण परिचय। उस समय यह है उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 75वें क्वेश्चन की, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 75 का क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिकों विरोधी असंतोष आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी, ये स्टेटमेंट सही है। बागान मालिकों एवं आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी कहाँ? चंपारण में, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बात करें तो महात्मा गांधी ने चंपारण में खेतीहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला था, मतलब जो ये चंपारण का
सत्याग्रह किया था ना, बाद में पूरे भारत में इसी प्रकार की शिकायतें खेती और मजदूरों की होने लगी थी, इसको प्रसार मिला था, तो दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, चंपारण में खेतीहरों ने चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया था, नहीं ये गलत है, नील की खेती के ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। एक और दो सही आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा 75वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन की बात करें तो 1830 के दशक में आंग्लिकों एवं प्राच्यविदों के बीच हुई बहस में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं, जो आंग्लिकों एवं प्राच्यविदों, प्राच्यविद चाहते थे कि जो प्राचीन भारत की जो परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, शिक्षा है, उसी को कंटिन्यू किया जाए, जबकि आंग्लिक चाहते थे कि नई पश्चिमी शिक्षा को शिक्षा का आधार बनाया जाए। तो इनकी विशेषताएं क्या थी, इनके बीच में बहस की, वो हमें इस स्टेटमेंट्स में बताना है, कौन सी सही पूछ रखा है, सही बताना है हमें। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है आंग्लिक संस्कृत अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाले धनराशि को कमी चाहते थे। मैंने बोला ना कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहे, मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, आंग्लिक संस्कृत के ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, परंतु फारसी के मुद्रण जारी रखना चाहते थे। देखो इसमें ऐसा कोई वेरिएशन नहीं था इनमें, ये आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे, ना कि हिंदी संस्कृत फारसी में ये डिफरेंस कर रहे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही दूसरा गलत हो जाता है तो एक स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगा। प्राच्यवादी अरबी एवं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्ति का चाहते थे, तो ये इसका सही स्टेटमेंट है। पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, उनके लिए वृत्ति का चाहते थे। प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय आरंभ किया, दिल्ली में नहीं किया था। तो आंसर है 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। 76वें क्वेश्चन में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास आईबी समर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत, ब्राजील, श्रीलंका की नौसेना का एक संयुक्त अभ्यास है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है इसका। आईबी समर है, 5वां संस्करण गोवा में हुआ था, ये 2016 की बात चल रही है। आईबी समर की बात करें तो सभी पूर्व संस्करण भारत के बाहर पहुंचे, मतलब भारत में ये पहला संस्करण था। तो जो इसका आंसर है 77 का, वो भी आंसर है 2 और 3, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें श्रीलंका शामिल नहीं है, देखो नाम से देख सकते हो, इंडिया ब्राजील समर समुद्र से रिलेटेड हो गया नौसेना का, श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 78वां जो क्वेश्चन है, WTO के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, थोड़ी देर पहले हमसे ये पूछ रहा था कि कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन। अब पूछ रखा है कि WTO के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में स्वीकृत जो नैरोबी पैकेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपने एक चीज गौर की है, देखो उसमें ऑप्शन था कि कहाँ पे हुआ था WTO का सम्मेलन, और एक ऑप्शन जो हमारा आंसर था वो नैरोबी था। इसमें देखो जस्ट अगर कोई सीरियस जो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ रहा होगा, एनालिसिस कर रहा होगा, तो इसी में उसको आंसर मिल गया होगा कि नैरोबी में हुआ था। देखो नैरोबी पैकेज, और ऑप्शन में नैरोबी था जो सही था। देखो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की बात हो रखी है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। एक मोटा मोटा इसका आंसर की बात करें तो सी आंसर है इसका, मतलब 2 और 3। अल्पमत विकसित देशों के लिए उत्पत्ति अधिनियम और खाद्य सुरक्षा परियोजना के लिए सार्वजनिक स्टॉक धारण, ये इसके सही स्टेटमेंट है। जबकि विकासशील देशों के सदस्यों के लिए कोई रक्षोपाय तंत्र नहीं है। देखो वैसे ओड लग रहा है, कोई भी संगठन होगा वो विकासशील देशों को छोड़ तो नहीं सकता, तो पहले को ऐसे गलत कर दोगे तो इसका आंसर सीधे भी निकल सकता था एलिमिनेशन टेक्निक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। दिसंबर 2015 में हुई संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21, क्योंकि ये कोप है ना 2015 की कोप अभी तक इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट इसको बोलते हैं, पेरिस समझौता बोलते हैं इसको, में स्वीकृत पेरिस समझौता इस दस्तावेज पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर यह प्रभावी होगा। अब ये प्रभावी हो चुका है, उस टाइम की बात हो रखी जब ये समझौता हुआ था। तो 79वां क्वेश्चन में हमें सी आंसर है। 55 UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन किन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र जो कम से कम 55% भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस समझौता तब से एक्टिवेट हो जाएगा, तब 55% भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 55 सदस्य जब इस पर हस्ताक्षर कर दे कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2016 में हुए 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की निम्नलिखित में किस शहर में मेजबानी की थी। ये स्टेटमेंट कहीं से कहीं अभी कभी नहीं पूछ सकता, अभी 2025 का पूछेगा, 2016 की थोड़ी किस शहर में मेजबानी हुई थी। 80वां क्वेश्चन, इसमें फिर भी गुवाहाटी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में शुरू की गई नवीनतम ट्रॉफी कौन सी। 2015-16 में जो शुरू हुई थी वो ट्रॉफी कौन सी थी, उसके बारे में क्वेश्चन बना दिया इसने। तो 81वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यह हर साल हो रही है। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन आ रखा है,
और संविधान सभा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी यूपीएससी के एग्जाम कोई भी हो, उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। ये व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी। किसके द्वारा चुनी गई थी? रियासतों में तो राजा द्वारा मनोनीत किए गए थे, और वैसे जहां पे प्रांत जहां चुनाव हो रखे थे वहां अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी हुई थी, चूंकि वहां पे देखिए जस्ट अपोजिट आ गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष मैंने भी बताया था, दूसरा गलत हो जाता है। दूसरा जैसे ही गलत हो जाता है इसका आंसर आ जाता है सी, बिना देखे एलिमिनेशन से भी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। चलो, यह बहुदलीय निकाय थी, बहुदलीय नहीं थी। तब दल का है, तब दल कहाँ बने हुए थे? तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। बहुदल दल तो चुनाव के बाद में बने थे ना, वो भी पहले तो कांग्रेस प्रभुत्व में थी। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है, बिल्कुल सही है। कई प्रकार, कई सारी वृहत लघु समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पता है 2025 में क्वेश्चन आया था, जो आरपीएससी में आरएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम डिटो कॉपी। तो इसका जो आंसर है किसका, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है जिला पार्षद होता है ना। इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित जिला पार्षद होता है ना, वो इसका आंसर होता है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा था आरएस में, तो उसमें जिला पार्षद लिखा हुआ था, वो आंसर था। लेकिन उस टाइम पे मैं जब पेपर दिया था तो मैंने गलत करके आ गया था, मैं डीएम करके आ गया था। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला पार्षद, मतलब वो जो परिषद में से अपने में से एक जो चुन लेंगे वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करें हम, तो सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? जो सामाजिक समानता क्या है, उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो, मतलब कोई बायसनेस से पीड़ित नहीं हो समाज के अंतर्गत, ना किसी धर्म, मूलवंश, जाति के कारण। तो इसका आंसर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 85वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? भारत का जो परिसंघवाद है ना, उसकी विशेषता नहीं है। 3 विशेषताएं सही है, एक गलत है। देखो नहीं वाला क्वेश्चन कितने ही हैं और आगे भी कितने ही आएंगे, अभी देखो आप। प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर गलत पूछ रखा है, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि सही स्टेटमेंट है ये। तो न्यायालयों को संविधान एवं सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन करने की शक्ति है। जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। गलत पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। राज्य केंद्र सरकार के अधीन, अरे ये बिल्कुल गलत है और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य अधीन नहीं है। राज्य की चूंकि एकात्मक व्यवस्था जरूर है कि आपातकाल में सेंट्रलाइज हो जाता है, केंद्र के हाथों में सारी पावर होती है, लेकिन वो अधीनस्थ नहीं होते राज्य की। केंद्र सरकार जो ऑर्डर देगा वो कार्य करेंगे, क्योंकि इसमें कहा भी गया है ना आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा, ना कि अधीनस्थ होंगे राज्य। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा वाला, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से भी निर्दिष्ट किए गए हैं। जो केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई ना, भाग 13 में, उसमें अलग से विधायी संबंध है इनके। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा सी। 85 क्वेश्चन में सी आंसर आ जाएगा। 86वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, गरुड़ शक्ति की बात कर रखा है। गरुड़ शक्ति सैन्य कूटनीति में भाग के रूप में भारतीय सेना और किसके बीच हुआ है? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास है ना, वो होता है इंडोनेशिया। मैं इसको इस प्रकार से याद कर रखा हूँ कि जो है ना गरुड़ है ना, भारत से उड़कर इंडोनेशिया में लैंड कर गया। इंडोनेशिया गरुड़ 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 तो इंडोनेशिया सेना के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चूंकि ये जो एक्सरसाइज वगैरह है ना डिफेंस की, जो इसके लिए हम 1 शॉट वीडियो भी तो लेकर आने वाले हैं, तो उसमें और रिवीजन हो जाएगा इसका। 87 वो मानव अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट का फिर क्वेश्चन आ गया। मानव अधिकार नैतिक सिद्धांतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं 87 भी क्वेश्चन में, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि गलत। वे राज्य द्वारा स्वीकृत कर लेने पर लागू होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1948 में स्वीकृत की गई थी, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर। ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। मानव अधिकारों की सार्वदेशिकता को सांस्कृतिक सापेक्षवादी चुनौती देते हैं कौन? ये यूएनएचआरसी, ये राइट है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 88वें क्वेश्चन की,
तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है पूछ रखा है। स्थायी बंदोबस्त की तीन विशेषताएं एक नहीं है, हमें वो छांटनी है। 88वें क्वेश्चन की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का अधिकार जमींदारों में निहित होता था। ठीक है, स्थायी व्यवस्था थी, जमींदारों को राजस्व वसूलने का स्थायी अधिकार दे दिया गया था। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार देने पर ध्यान, गलत। सारे अधिकार जो दे दिए गए थे ना वो किसको, जमींदारों को दिए गए थे, इसलिए गलत पूछ रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया जाता। अब अंग्रेज तो तय कर देते थे कर कितना लेना है, कितना उनको चुकाना। अब जमींदार क्या करते थे, अपनी मन मर्जी के हिसाब से, और जब कर की रेट बढ़ा देते थे, दर बढ़ा देते थे, अपने प्रॉफिट के लिए बढ़ा देते थे, और जब उनको प्रॉफिट जितना ब्रिटिश अधिकारियों को देना होता था उतना अगर नहीं आ पाता था तो भी वो कृषकों पर दबाव डालते थे। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत आंसर है डी है। दखल अनजाने पर प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा किसने, कृषकों ने, नहीं, ये गलत है। इसके अलावा आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, वापस देर हो गया आपको आंसर नहीं दिया आपने, कि स्थायी बंदोबस्त है ना कब लाया गया था, किसके द्वारा, जिस टाइम पे जनरल गवर्नर जनरल कौन था, किसके द्वारा ये लाया गया था, किसके द्वारा शुरू की गई था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी की विशेषताएं हैं, रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं, तो यह थॉमस मुनरो की उद्भावना है। रैयतवाड़ी सोमत जो रैयतवाड़ी प्रणाली है, इसमें क्या करता था, रैयतवाड़ी सीधे किसानों को ही अब लगान चुकानी पड़ती थी अंग्रेजों को, तो ये रैयतवाड़ी थी। सर थॉमस रो, कैप्टन रीड, मुनरो के अलावा कैप्टन रीड भी थी, तो ये सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 89वें क्वेश्चन, इसके उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना होता था। क्योंकि मध्यवर्तियों को कम करना था ही, क्योंकि सीधे किसान लगान देंगे तो मिडवर्टी जैसे ये जमींदार वगैरह है, इनको कम करने के लिए तो लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इस प्रणाली ने कृषकों को धीरे धीरे कंगाल कर दिया, वही बात है, जब लगान की दर बहुत ज्यादा थी कृषक धीरे धीरे कंगाल तो होने थे। तीनों इसमें सही है। चौथा स्टेटमेंट, मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था, तो इसमें ये प्रणाली शुरू नहीं की गई थी, बल्कि जो जमींदार प्रणाली, माहलवाड़ी, वो व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो बी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा किसका, 89वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 90वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मसभा की स्थापना की थी। आत्मसभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय जो थे 1815 में, राम मोहन राय, इसने आत्मसभा की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी 1828 में, जिसका नाम बाद में केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर ने चेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 91वां क्वेश्चन, वो संथाल हूल विद्रोह से संबंधित 1855 के बारे में सही स्टेटमेंट पूछ रखा है। पहला तो संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसमें अंग्रेज अधिकारी बहुत नरमी से पेश आए थे, गलत, उन्होंने उनको कुचल दिया था, और बाद में जब वो समाप्त हो गया तो उसके बाद संथाल परगना अलग से प्रशासनिक इकाइयों संगठित की गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो जाता है। इसके अलावा संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य होने वाला भारत का एकमात्र, गलत। 1855-56 के आसपास में बहुत सारे किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन बहुत सारे हुए थे, तो इसका आंसर हो जाता है 1 और 3 यानी डी आंसर हो जाता है। 91वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 92वां क्वेश्चन जो है, मतलब 92 क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने उस टाइम पे इसको छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। भारतीय सेना में जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट है ना, वो सबसे पुरानी रेजिमेंट होगी। इसके अलावा 18वीं मर्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ 2016 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वीएन इसका आंसर है, यूजफुल हमारे लिए भी है नहीं अभी के एग्जामों के लिए, पर इससे हम थीम देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य 2016 में 61वीं नेशनल स्कूल एशियाटिक चैंपियनशिप जीती थी, तो ये भी करंट अफेयर का है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थीम देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम आप तैयार कर सकते हैं। केरल का आंसर था इसका। 96वें क्वेश्चन की बात करें, ये भी देखो फरवरी 2026 देखा होगा, तो हमने कम से कम 15 क्वेश्चन तो हम ऐसे 15 क्वेश्चन तो कर चुके होंगे अभी तक जो करंट से संबंधित होंगे सीधे। तो निम्नलिखित में से हो गया, किस देश में पदस्थ राष्ट्रपति मतलब तीसरा चुनाव में लड़ने में दलील जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकार किया। 2016 की बात रख रखी है इसकी कोई,
अभी अभी के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी, दोबारा से पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत की बात कर रहा है कि शक्तियों का विभाजन, चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर है ना, वो तो जो है संविधान में, वो सेपरेशन ऑफ पावर, राज्यों केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन को दर्शाता है। लेकिन शक्ति पार्थक्य की बात करें ना, तो वो होती है सरकार की विभिन्न जो शाखाएं हैं उनके बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची तो दल बदल विरोध से संबंधित है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन जो याद होगा आपको, उससे संबंधित है, ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है ना, किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 368 के तहत ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब एक गलत स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से कौन सा गलत है। तो लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, गलत। इसके लिए जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा विधेयक को प्रत्येक सदन के द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, ये सही है। दोनों अलग अलग, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होगा 368 के तहत जो विधेयक लाया जाएगा। और विधेयक को संसद के किसी भी सदन में मतलब वापस भी भेजा जा सकता है, ये भी सही है। और गैर सरकारी सदस्य है ना, उसके द्वारा जो प्राइवेट है, प्राइवेट बिल जिसको बोलते हैं, उसके रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये 3 सही है। गलत कौन सा है, ये ए स्टेटमेंट है, तो आंसर ये हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव लाया गया था 2016-17 में, किसकी जगह, रेलवे में सामान्य बजट की जगह प्रस्तावित इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसने सरकार को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, स्वेच्छाचारी में बांटा था, तो मोंटेस्क्यू है ना, उसने बांटा था सरकार को अलग अलग गणतंत्र, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी में बांटा था। इसके अलावा निम्नलिखित में से किन्होंने मांग राज्य व्यवस्था और निर्देशित राज्य व्यवस्था का शब्द निर्माण किया, तो लॉयड आई रुडोल्फ और सुजान एच रुडोल्फ, ये 2 जने हैं ना, इन्होंने ही ये डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी जैसे शब्दों को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो महाकाव्य मेघनाथ है, बंगाल का मेघनाथ वध काव्य 1861 में लिखा गया था, क्योंकि जो 2017-18, मुझे ईयर तो याद नहीं, लेकिन सीएसई एग्जाम है ना यूपीएससी का, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि जो महाकाव्य मेघनाथ वध वो किसके द्वारा लिखा गया था। सीधा 4 ऑप्शन दे रखा था, जिसमें मधुसूदन दत्त एक ऑप्शन था, और ये सही स्टेटमेंट हो जाता है। इसके अलावा रामायण में विद्यमान हिंदू एवं जैन परंपराओं पर आधारित है, ये भी सही है। इसके अलावा ये स्टेटमेंट गलत है कि इसका असमी और हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा इसके असमी और हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता है 1 और 2, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1869 में नजीर अहमद के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास था, तो मिरातुल उरूस जो है ना, वो लिखा था नजीर अहमद ने। याद रखना, मिरातुल अखबार की बात करें ना, तो वो इनका नहीं था, वो मिरातुल अखबार था, वो मैंने भी आपको पीछे बताया था। ब्रह्मा समाज के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक उनका था, तो उनका नाम आपको बताना है किसका था। मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेशनल कांग्रेस जो है, उसके गठन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछ रखा है। गठन 1885 में बंबई में हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कि आईएनसी के अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष, वो WC बनर्जी थे। दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हो जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ये, मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस के गठन की पढ़ते हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम, लौह का साहित्यक संदर्भ में, मतलब जो लौह कहाँ पे सबसे पहले किस साहित्य में पता चलता है लौह के बारे में उपमहाद्वीप में, भारत में, तो वो पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में पता चलता है लौह का सर्वप्रथम साहित्यक संदर्भ, यजुर्वेद में। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 108वां जो क्वेश्चन था, वो महामहिम के द्वारा छोड़ दिया गया, इसमें कोई मिस्टेक उनको लगी होगी या ऑप्शन सही नहीं पिक किए होंगे, तो इसको छोड़ दिया गया था। कि बुक है, बुक के नाम देखे तो जैसे अगर इसको हम कोशिश करें, 1-2 चीजें हमें जानने को मिलेंगी, आंसर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आंसर तो यूपीएससी को नहीं मिला, तभी तो छोड़ दिया। तो दादा भाई जो नौरोजी है ना, पोर्ट एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये इनसे संबंधित आएगी, सीधी सीधी बात है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त जो है उनकी है। द पोवर्टी प्रॉब्लम्स इन इंडिया और एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये शायद महादेव गोविंद रानडे की होगी। इसके बारे में ये आप गूगल कर लेना, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। 109वां क्वेश्चन की बात करें तो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुए, इनके बारे में सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। इनका नामांकन ब्रिटिश सांसद मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया था। एक तो था भारत का क्या था, वायसराय था, और एक सचिव था उस टाइम पे, तो ये गलत हो जाता है। सांसद तो सांसद नहीं थे, एक भारत का वायसराय था इनमें से, मार्ले, मिंटो सचिव था।
इसमें विधान परिषदों के निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि करके स्वशासन की, वहां स्वशासन की नींव और सांप्रदायिकता का जनक भी इन्हीं को बोल जाता था। ये सही है। इन्होंने जो उपबंध किए थे अंतर्विष्ट, इसमें कैसे ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनमें यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत रखे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 109 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 110वां, निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए उस उपन्यास को पहचानिए जिसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समालोचना की गई थी। किसने? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था एक उपन्यास। किस उद्देश्य क्या था? वो गरीबों पर औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, वो तो हार्ड टाइम्स था उस उपन्यास का नाम, हार्ड टाइम्स। नाम से पहचान में आ रहा है मुश्किल समय। 111वां जो क्वेश्चन था, 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान प्रयुक्त शब्द ह्यूमनिस्ट से क्या तात्पर्य है? इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो ह्यूमनिस्ट शब्द है उससे क्या तात्पर्य है। 111वां क्वेश्चन, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है यह उन अध्यापकों को निर्दिष्टित करता है जो व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की शिक्षा देते हैं। ये बिल्कुल सही है। ह्यूमनिस्ट यह उन अध्यापकों को निर्दिष्टित करता है जो काव्य, इतिहास एवं नीति दर्शन की शिक्षा देते हैं। ये भी सही है। इसके अलावा यह उन अध्यापकों को निर्दिष्ट करता है जो धर्म से जुड़े हुए, ये गलत है, ह्यूमनिस्ट नहीं है, धर्म से जुड़े हुए विषय की शिक्षा देने वाले दार्शनिकों के बारे में ये नहीं दर्शाता। उन अध्यापकों को निर्दिष्ट करता है जो विचार विमर्श, वाद विवाद के माध्यम को विकसित करने और कौशल को मतलब बल देते, बढ़ाने पे बल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाता है। ये धर्म के बारे में नहीं बताता क्या, ह्यूमनिस्ट जो है पुनर्जागरण के दौरान ये यूज किया गया था जो वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के अभिलक्षण थे? मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यह एक ग्रामीण विद्रोह था, ग्रामीण विद्रोह था ये, केवल ग्रामीण विद्रोह तो नहीं था ना, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मैक्सिमम सिटीज में पहला हुआ था। तो यह सार्वभौत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था, नहीं इसमें सभी मिलजुल कर काम कर रहे थे। हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी। हाँ, हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग, हिंसा अभूतपूर्व प्रयोग मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि हिंसा का प्रयोग भी हो रहा था साथ में, और उसको मतलब बंद नहीं किया गया था, परमिशन थी कि अगर जरूरत पड़ी करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। तो ये सही है। राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। हाँ, सरकार जो अंग्रेज है वो भी इसका प्रचंड दमन कर रहे थे। तभी तो छुप छुप कर रेडियो वगैरह चलाए जा रहे थे। सारे जो लीडर बन सकते थे उन सभी पॉलिटिशियन को उठा के जेल में डाल दिया गया था आंदोलन शुरू होने से पहले। तो उसका आंसर 3 और 4 हो जाता है, सही स्टेटमेंट का। 113वां क्वेश्चन, 113वां जो है उसकी बात करें, 15वीं शताब्दी में रोम में स्थापित की गई नई शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अतीत में पूरी तरह विच्छेदन इसकी विशेषता है, गलत। देखो वेग स्टेटमेंट हो गया, इसको वैसे भी आप गलत कर सकते थे। इसके अलावा यह वस्तुतः साम्राज्यवादी रोमन शैली का पुनरुत्थान था, ये सही स्टेटमेंट है। क्लासिकी शैली से प्रेरित वास्तुकारों, धनी व्यापारियों एवं अभिजनों के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है। स्थापत्य की जो नई शैली थी उसके बारे में ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114वें क्वेश्चन की बात करें तो विचार ब्रिटिश शासन के संदर्भ, ब्रिटिश भारत के संदर्भ उपयोगितावाद की विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में कौन सा सही पूछा है? उपयोगितावाद की विचारधारा के बारे में पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, उपयोगितावाद में यह विश्वास किया जाता है कि सामाजिक समुन्नति के लिए विधि की शासन आवश्यकता है। उपयोगितावाद ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब फायदा हो, इस तरीके से शासन किया जाए। दूसरा, जेम्स मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनी परिचित पुस्तक यूटिलिटेरियन एंड द राज में प्रतिपादित किया है। जेम्स मिल, ये बुक तो सही है लेकिन ये जेम्स मिल की नहीं थी, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट, उपयोगितावादी उदारवादियों के सार्थक रूप से भिन्नता बनाए रखते हैं, भिन्नता रखते हैं, ये सही है। उदारवादियों से अलग है ये, उदारवादी प्रॉफिट पर ज्यादा बल देते हैं। उपयोगितावाद की भिन्न सत्तात्मक प्रवृत्तियां थी, भिन्न मतलब उपयोगितावाद में भिन्न अन्य जो दर्शन थे उनसे अलग। हम इसको एथिक्स में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है ना वो डी आंसर है 14वें क्वेश्चन का, 114वें क्वेश्चन का। बंगाल 1909 में बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था विभाजन के बाद, तो पहला था समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी प्रमुख विशेषता थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। समितियां बनाई गई थी बहुत सारी। श्रमिक हड़ताल के माध्यम से जन संगठन इसकी प्रमुख विशेषता थी। श्रमिक हड़ताल भी हुई थी इस टाइम पे। स्वयं सेवा संघ आत्मशक्ति में रचनात्मक कार्यक्रम का पक्ष समर्थक था, ये भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय, हाँ
राष्ट्रीय विद्यालय, अंग्रेजों के विद्यालयों को बंद करके स्वदेशी अपनाओं पर राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किए गए थे। चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो आंसर हो जाता है डी, इसका आंसर हो जाता है सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा 8वें मानव अधिकार सम्मान के विजेता कौन है? करंट अफेयर के क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी के बारे में, तो मतलब आप इनसे थीम उठा के इनमें जो थीम पर क्वेश्चन पहुंचे उनका 2026 से रिलेटेड, 2026 के पेपर से रिलेटेड, 27 के जब भी आप पेपर दो इसके एक साल पहले के आप देख सकते हो। इसमें जो आंसर था वो था हेनरी टिफानी। रेल बजट 2016 में आरंभ की गई स्कीम और समूह लक्ष्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित है? कुछ स्कीम स्टार्ट की गई थी, कुछ समूह लक्ष्य टारगेटेड जो स्कीम से संबंधित कौन थे? तो वो ये 2016 के रेल बजट से संबंधित था। जैसे अंत्योदय एक्सप्रेस स्टार्ट किए गए थे, वो किस मतलब इसमें सही चुनना है, कितने सही चुने, सही से सम्मिलित है 117 में 2 और 3 इसका सही आंसर है। दीनबंधु दयालु सवारी बिना आरक्षण वाले यात्रियों के लिए और हम सफर आरक्षण वाले यात्रियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में से कौन सा भारतीय तटरक्षक महानिदेशक बनने वाले भारतीय नौसेना से बाहर का पहला व्यक्ति था? तो 118 में जो आंसर माना था वो भी माना था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह पहले व्यक्ति थे जो बाहर के थे, भारतीय नौसेना के बाहर के व्यक्ति थे जो भारतीय तटरक्षक महानिदेशक बने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता? आपको 2025 का देखना है। यहाँ तक कि ये भी क्वेश्चन पहुंच सकता है, ज्ञानपीठ जो साहित्य किसका तो किसके लिए तो दिया जाता है और किस कृति के लिए दिया गया था? तो 2025 का पढ़ना है, 2019 फिर 2015 का पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इसका आंसर की बात करें तो 20 का आंसर माना था उस टाइम पे। ये लांस नायक हनुमन थप्पा कोपड़ जो सियाचिन हिमनद से आए भयंकर हिमगाव के द्वारा बर्फ के अंदर जिंदा दफन हो गए थे, उनकी सेना के द्वारा चमत्कारी रूप से बचा लिया जाने के उपरांत बाद में अंतराल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। किस रेजिमेंट के सैनिक थे? ये वही करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई भी इंसिडेंट जो यूनिक सा लगता है वो अगर घटित हो रखा होगा साल भर में, ये हम वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो पर्सन इन न्यूज में आ जाएगा ये। उसमें इस क्वेश्चन का तो जो आंसर है ना वो तो बी है, मद्रास रेजिडेंट से संबंधित था। मद्रास रेजिडेंट हम पहले भी क्वेश्चन किया था, सबसे पुरानी रेजिडेंट थी वो। 121 की बात करें तो कौन सा राज्य 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम, राज्य कौन सा था? मतलब ये सूरजकुंड मेला 30वां, ये भी करंट अफेयर का है। सी इसका आंसर है तेलंगाना। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो डीपीट है, DPIIT, भारत सरकार ने हाल ही में भारत का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर था ओट्टापल्लम, 2015-16 की करंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से भारतीय मूल का कौन सा वैज्ञानिक रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष रहा है? जो रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष कौन भारतीय मूल का व्यक्ति है? तो वो है वेंकटरमन, जो राधा कृष्णन हुए हैं वो उनके रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। जो कि एक लास्ट वाले हमारे क्वेश्चन है ना, करंट से रिलेटेड आ रहे हैं, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टाइप उस टाइम की है, अभी के लिए यूजफुल है नहीं, सिर्फ थीम समझनी है अपनी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, यूएस के इतिहास में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस रिसाव फरवरी 2026 में हुआ, वह गैस कौन सा था? 2026 में जो गैस रिसाव हुआ था यूएस में सबसे बड़ा माना गया होगा 2016 में, तो वो गैस कौन सी थी? 124 में बी आंसर है मीथेन थी, मीथेन का रिसाव हुआ था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 2016 के पेपर का, वो था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट बताना है? गुरुत्वीय त्वरणों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी, उनके सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी, ये बिल्कुल सही है, आइंस्टाइन ने की थी गुरुत्वीय त्वरणों की खोज। और गुरुत्वीय त्वरण न्यूटनी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान थी, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में विद्यमान नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों को व्यतिकरण मापी नामक अति संवेदनशील संसूचकों के द्वारा संसूचित किया जाता है, तो ये भी सही है। 1 और 3 इसका सही आंसर है, 20 का सही आंसर होगा। तो ये हमारा कुल डिस्कशन था। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह कल हम 2017 का और इसी तरीके से 2018 से लेकर 25 तक का, अपने 2026 के पेपर से पहले हम कंटिन्यू 2025 तक के पेपर पे इसी तरह का डिस्कशन कर लेंगे। आपको सभी को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि ट्यूशन का रिपीटेशन होता है, सबसे मेन वो हो जाएगा। दूसरा, आपकी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी पानी में है जिसको बोलते हैं वो है, और कुछ जो माइनर सी मिस्टेक हो रखी होंगी वो आपकी दोबारा से कवर हो जाएंगी। PYQs का एनालिसिस से थीम का पता चल जाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए इसी चैनल से,
सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2017 की एनालिसिस के साथ। और एक इन्फॉर्मेशन ये कि जो हमने क्वांट के क्वेश्चन छोड़े थे उसके लिए अलग सीरीज चलाएंगे हर साल की, तो उसकी आप टेंशन ना लियो। तो धन्यवाद अभी के लिए।